हेलो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही कॉमन है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलावटी खाना शायद इंडिया में देखने को मिलता है और इससे ज़्यादा खराब क्वालिटी का खाना या इससे खराब फूड स्टैंडर्ड शायद ही पूरी दुनिया में किसी और कंट्री में देखने को मिलता है। कई इसके कारण हैं। कुछ कारण गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रेगुलेशन से रिलेटेड है, लोगों की मेंटालिटी से रिलेटेड है और कुछ कारण हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे ओवरऑल क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में इतना ज़्यादा फूड अडल्ट्रेशन या खाने में मिलावट देखने को मिलती है। आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये हेल्थ का सफ़र। आपकी नज़र में सबसे कॉमन रीज़न क्या है जिसकी वजह से इंडिया में अडल्ट्रेशन या मिलावट होती है? कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। सबसे पहले तो ये कि इंडिया में डिमांड सप्लाई का मिसमैच बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अक्सर अलग अलग टाइम पे दाल है, ऑयल है, पल्सेस है, ग्रेन्स है, दूध है, सब चीज़ों का एक एक्सेसिव डिमांड क्रिएट हो जाता है, खासकर फेस्टिवल टाइम में। उतना सप्लाई तो सडनली बढ़ नहीं सकती। अब जो जगह से सप्लायर है वहाँ पे तो नहीं पता कि सडनली इस टाइम पे फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी। तो अक्सर बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी सप्लाई नहीं होती। अलग अलग टाइम्स पे, क्राइसिस के टाइम में या फेस्टिवल के टाइम पे कोई जगह पे डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है। इसको मैच करने के लिए कई बार लोग मिलावट कर देते हैं क्योंकि कंज्यूमर इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्राइस पे करना नहीं चाहते और ऐसे टाइम पे दुकानदार अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए मिलावट करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा इंडिया में एक और बड़ा बिग प्रॉब्लम ये है कि सारे दुकानदार अपनी मार्जिन और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्वालिटी पर या क्वांटिटी पर, दोनों पर काम नहीं करते हैं। वो अडल्ट्रेशन पर फोकस कर लेते हैं कि एक ऐसा चीज़ है कि सस्ती चीज़ उसमें मिला लो, स्टार्च है, आर्टिफिशियल कलर्स है, लो क्वालिटी ऑयल है, ये सारी चीज़ें महंगे खाद्य पदार्थों में जब आप मिला देते हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। चीज़ें आपको प्रॉफिट मार्जिन अपने आप बढ़ा देती है। 100 रुपये के तेल में यदि आप 80 रुपये का एक्चुअल इंग्रेडिएंट होगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 20 होगा। यदि आप उसमें और मिलावटी चीज़ मिला दो और उसको सस्ता कर लो और मान लीजिए अब आपका कॉस्ट टू जो डिपार्टमेंट है वो 50 रुपये पड़ता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 50 रुपये हो जाएगा। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए वो लोग ऐसे खराब चीज़ों को करना बुरा नहीं मानते। ये अपने इंडियन में जो मर्चेंट्स हैं या जो दुकानदार है उनकी कॉमन टेंडेंसी कि वो बॉदर नहीं करते कि ये गलत है या सही है, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए चाहे जैसा ही उनका तरीका हो। लोग एंड पॉइंट पर बिलीव ज़्यादा करते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं, किस तरह से वो एंड पॉइंट अचीव हुआ, भले चीटिंग से हुआ, उस पर फोकस नहीं करते। तो इसलिए कई बार अडल्ट्रेशन को लोग जस्टिफाई कर लेते हैं और इस तरह की चीज़ें मिलाते हैं। ये दुकानदारों की प्रॉब्लम है। इसके अलावा कंज्यूमर अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को अडल्ट्रेशन की कॉमन साइंस कोई देखते ही नहीं है। आप उनको अडल्ट्रेशन के बारे में बात करो तो लोग उस पर बॉदर ही नहीं करते। लोग अडल्ट्रेशन के साइंस अगर सामने सामने भी दिख रहे हैं तो भी उसको ध्यान नहीं रखते। इसी कारण से दुकानदारों की हिम्मत बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये हम कुछ भी चीज़ बेच के निकल जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग बीमार भी हो जाते हैं तो भी लोग को पता नहीं चलता कि ये बीमारी उस अडल्ट्रेशन खाने की वजह से हुई थी। तो इस वजह से जब दुकानदार को कोई सज़ा नहीं मिलेगी बार बार बेईमानी करने की क्योंकि कंज्यूमर में कोई अवेयरनेस नहीं है तो उनको और ज़्यादा हिम्मत बन जाती है, वो और ज़्यादा मिलावट करने लगते हैं। पहले 10% करते थे, फिर 20% करने लगते, फिर 50% करने लगते, धीरे धीरे करके पूरा सिंथेटिक मटेरियल ही बनाना चालू कर देते। जैसे पहले ज़माने में दूध में पानी मिलाया जाता था, थोड़ा थोड़ा वो एक ऐड हुआ। जब लोग ने कंप्लेन करना बंद कर दिया तो उन्होंने सिंथेटिक दूध ही बनाना चालू कर दिया जिसमें दूध ही नहीं होता, सिर्फ सिंथेटिक केमिकल्स ही होते हैं। इसी तरह से आइसक्रीम्स वगैरह के साथ भी है कि आइसक्रीम में क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है तो फ्रोजन डेजर्ट के नाम पे कुछ भी बेच देते हैं जिसमें पाम ऑयल होता है, कुछ भी हेल्दी होता ही नहीं है। इसके अलावा तीसरा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट रेगुलेशंस की, क्योंकि अथॉरिटीज़ कोई भी चीज़ फॉलो करती नहीं है। इंडिया में फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी है तो सही, लेकिन उसके पास ना ज़्यादा रिसोर्सेज है, ना ज़्यादा इंस्पेक्टर्स हैं, ना रेगुलर चेकिंग होती है। अगर चेकिंग होती भी है तो वो केस के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती, वो केस को दबा दिया जाता है और ज़्यादातर सब ये सारी चीज़ों में ब्राइबरी बहुत चलती है। तो जब तक 50-100 मर्चेंट्स को इस मामले में सज़ा नहीं मिलेगी कि उन्होंने क्वालिटी ख़राब चीज़ बनाई और उनको जेल में डाला गया और कई सालों तक जेल में रखा गया, तब तक ऑब्वियसली कोई नहीं मानेगा। सबको लगेगा कि यार वो भी तो कमा रहा है, मैं कमा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर जांच करने के लिए इंस्पेक्टर आएगा तो उसको ब्राइब दे देंगे। तो ये ब्राइबरी का जो ट्रेंड है या फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो अपने अथॉरिटीज़ को इम्पोज नहीं कर पाते। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें जुडिशरी का भी रोल है। अगर कोई कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा या जाने की सोचता भी तो उसको पता है कि वो केस 10 साल चलेगा, तो कौन जाएगा कोर्ट में? किसके पास इतना टाइम है कि खराब प्रोडक्ट के लिए वो कोर्ट में जाए? जबकि फॉरेन कंट्रीज में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनको पता है कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने वाले भी डरते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच के वो कस्टमर कोर्ट में चला गया तो उनको करोड़ों रुपए की पेनल्टी हो जाएगी। तो कोई भी इस तरह की चीज़ों से डरता है। वहाँ पे
तो इस कारण से फॉरेन कंट्रीज में लोग इससे बहुत डरते हैं और इंडिया में कोई इससे डरता नहीं है। तो क्योंकि सबको पता है कि कोर्ट केसेस 8-8, 10-10 साल चलेंगे तो कंज्यूमर जाएगा ही नहीं कोर्ट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि हमारी जुडिशरी इतनी खराब है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से लोगों का जॉ एंड ऑर्डर इस तरह के सिस्टम्स पर से कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचते ही नहीं है कि इस मामले में आपको कोर्ट में जाना चाहिए। इसी वजह से सारे मर्चेंट्स को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा ये बहुत सारे अडल्ट्रेशन वाले सब्सटेंस जैसे स्टार्च है, चॉक पाउडर है, आर्टिफिशियल डाई है, चीपर ऑयल से, ये सारे मार्केट्स में अवेलेबल है इतनी इजीली। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को इस मामले में लॉज बनाने चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो उनको पता है कि अडल्ट्रेशन के लिए यूज होती है, उनको अवेलेबल क्यों होने देना। अगर उसके लिए प्रॉपर लॉज हो, ये रॉ मटेरियल ही महंगा बंद हो जाए मार्केट में, तो लोग मिलाएंगे क्या। तो ये अडल्ट्रेशन के लिए जो केमिकल्स है, ऑक्सीटोसिन जैसी चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स है जो फलों को पकाने के लिए और सब चीज़ों में मिलाने के लिए यूज होते हैं, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उन पर भी कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कि जिसकी वजह से दुकानदार इन्हें आसानी से मिला पाते हैं। जब इन पर सर्विलेंस अगर होना चालू हो जाए तो उनको ये रॉ मटेरियल मिलेंगे ही नहीं, तो वो मिला नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सप्लाई चेन्स इतनी ज़्यादा लंबी है, पहले फार्मर से होलसेलर के पास जाती है, आड़ती के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फिर आती है, फिर रिटेलर के पास आती है। तो इतने ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज होते हैं कि हर लेवल पर मिलावट करना आसान हो जाता है। फूड चेन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट फार्मर से कस्टमर के पास आए, तो मल्टीपल लेवल पर फूड चेन ट्रांसपोर्ट होती है चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से कहीं किसी लेवल पर कोई मिलावट हो जाए तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फूड चेन भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिससे इंडिया में मिलावट ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे फूड सेक्टर भी बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। अलग अलग जगह पे फूड से सेक्टर में कोई चीज़ें रोड साइड पे बेच रहा है, कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर है, कोई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है, कोई सुपरमार्केट में बेच रहा है। इतना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर है कि बहुत सारे बिजनेसमैन लोग क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं करते। वो अपना प्रोडक्ट बना के सड़क पे रोड साइड पे बिकवा देंगे। उनको पता है कि जब वो चीज़ें बड़ी दुकान में जाएगी ही नहीं और कोई चेक करने वाले लोग उसको चेक करेंगे ही नहीं, तो उनको कोई भी चीज़ में मिलावट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फूड सेक्टर बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, इसकी वजह से भी इंडिया में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा सीजन और फेस्टिवल में डिमांड स्वीट्स की, स्पाइसेस की, ऑयल्स की कई बार सडनली शार्पली बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फूड सप्लाई बढ़ाने के लिए कई बार ये लोग मिलावटी चीज़ें बेचते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट भी इतना ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है कि लो कॉस्ट करने के लिए भी लोग अडल्ट्रेशन करते हैं। दो चीज़ें अगर 100 रुपये में अवेलेबल है और एक चीज़ अगर अच्छी क्वालिटी की, एक चीज़ खराब क्वालिटी की है, अगर मान लीजिए एक ने अपना अडल्ट्रेशन करके प्राइस 80 रुपये कर लिया, तो कस्टमर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा कि क्वालिटी में क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो 80 रुपये वाली चीज़ ले लेगा। तो यहाँ पर लोग प्राइस सेंसिटिव इतने कि वो क्वालिटी को भूल जाते हैं। और जब आप क्वालिटी पर फोकस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को जो या मार्केटिंग करने वाले को ईजी तरीका मिलता है कि वो क्वालिटी को कम करके अपने प्राइस को कट डाउन कर लेते हैं। लोग अच्छी क्वालिटी के लिए जब पैसा खर्चा नहीं करना चाहेंगे तो कोई भी मर्चेंट्स आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ देना नहीं चाहेंगे। तो अननेसेसरी प्राइस कॉम्पिटिशन और क्वालिटी इनसेंसिटिविटी जो इंडियन कंज्यूमर्स में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोग चीप कॉस्ट में घटिया चीज़ें अपने घर में ले आते हैं। इसके अलावा अडल्ट्रेशन वाली चीज़ों को डिटेक्ट करना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। कई बार ये सारी चीज़ें नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स के जैसे दिखती है, जैसे आर्टिफिशियल कलर्स है जो उसको बिल्कुल वैसे ही दिखा देती है। कई तरह के एस्टर्स आते हैं जो स्मेल और फ्रेग्रेंस को भी वैसा ही कर देती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अननोटिस चली जाती है और ये धंधा सालों साल चलता रहता है, जिसकी वजह से इनको और हिम्मत मिलती है। इसके अलावा टेस्टिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने अपने एरिया में कोई भी अडल्ट्रेशन को टेस्टिंग करने के लिए एक भी सेंटर देखा है? रिसेंटली मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने लाइफ में कभी भी कोई सेंटर ऐसा देखा है जहाँ पर इस तरह की कोई लेबोरेटरी हो जहाँ ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हो। जब इस तरह के टेस्ट करने के लिए फैसिलिटीज अगर अवेलेबल ही नहीं है और लोगों को अगर उस तरह के सेंटर्स अवेलेबल नहीं है तो लोग चेक थोड़ी कराएंगे। मैंने एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कोई भी फूड प्रोडक्ट को लैब में ले जाकर टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि मेरे नज़र में कोई लैब आज तक आई ही नहीं है जहाँ पर इस तरह की टेस्टिंग होती हो। तो अक्सर ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम कोई चीज़ में शक होता भी है, उसको टेस्ट कराना भी चाहते हैं, तो हम यही कर सकते हैं कि उसको उठा के फेंक दो, उसको यूज़ मत करो, लेकिन टेस्टिंग नहीं करवा सकते, इसलिए दुकानदार को सज़ा नहीं मिल पाती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट पकड़ा ही नहीं जाता है। इसके अलावा अक्सर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रॉपर स्टोरेज में नहीं स्टोर होती, ऐसी ऐसी गोदामों में और ऐसी ऐसी जगहों में स्टोर की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स होती है और वहाँ पे वैसी भी चीज़ें मिल जाती है। तो इसकी वजह से भी हैंडलिंग और स्टोरेज जो मटीरियल का है आप तक पहुँचने से पहले, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत सारे लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोगों जो FSSAI के नॉर्म्स है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, ना पब्लिक को ना बेचने वाले को। प्रॉपर इस मामले में कोई पेशेंट एजुकेशन या कंज्यूमर एजुकेशन होता ही नहीं है, इसलिए अक्सर लोगों को पता ही नहीं कि इस मामले में क्या लॉज है और उसको कैसे फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें इसलिए भी मिस हो जाती है। एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से फूड डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी वजह से भी अर्बन मार्केट्स को मैच करने के लिए, क्वांटिटीज़ को बढ़ाने के लिए लोग अडल्ट्रेशन करने लग जाते हैं। कंज्यूमर एजुकेशन अक्सर जो है इस मामले में, या फूड में प्रॉपर कैसे सारी चीज़ों को चेक कर रहा है,
ये सारी चीज़ें स्कूल लेवल्स पे या किसी भी लेवल पे कभी पढ़ाई ही नहीं जाती है, इसलिए एटलीस्ट 99% ऑफ द पॉपुलेशन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इवन डॉक्टर्स को भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, और कभी आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे भी जाओगे तो फूड पॉइजनिंग होने के बाद भी फूड एडल्ट्रेशन के बारे में और सब चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं होती। तो अक्सर ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि अपना हेल्थ केयर सिस्टम भी इतना कॉम्प्रोमाइज है और पेशेंट एजुकेशन सिस्टम भी इतना कॉम्प्रोमाइज है कि वो एजुकेशन पेशेंट को मिल ही नहीं पाती है। ना डॉक्टर्स उसके बारे में कुछ बात करते हैं, ना पेशेंट उसके बारे में कुछ बात करते हैं, और फूड पॉइजनिंग का एपिसोड जो होता है उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करके पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। अब अगली बार उससे कैसे बचना है और क्या उसके लिए करना है उस बारे में अक्सर बात होती ही नहीं है। इसके अलावा मार्केट सर्विलेंस भी बहुत वीक है। यहाँ पे कोई भी रेगुलर चेकिंग मार्केट्स की, शॉप की, फूड प्रोडक्ट्स की होती ही नहीं है, क्योंकि ये फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटीज़ जो है उनके पास लिमिटेड स्टाफ और रिसोर्सेज है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो लोग जाते भी हैं लेकिन शॉपकीपर्स कोऑपरेट नहीं करते। अगर वो लोग कई बार जाते भी हैं तो वो लोग भी कई बार ब्राइबरी के चक्कर में लोगों को, शॉपकीपर्स को फालतू हैरास भी करते हैं। तो ये सारे चक्करों में कई बार एक्चुअल टेस्टिंग हो ही नहीं पाती है। इसके अलावा कई फूड प्रोडक्ट की प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी भी नहीं है, जबकि कोई मिलावट कभी भी अगर होता है तो ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में मिलाया किसने था, बनाया किसने था, और क्या बनाने वाले फार्मर के लेवल पर अडल्ट्रेशन हुई, कि रिटेलर के लेवल पर हुई, कि डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पर हुई, कि जो ट्रांसपोर्टर था उसके लेवल पे प्रॉब्लम हुई, किस लेवल पे प्रॉब्लम हुई, वो ट्रेस कर पाना भी बहुत मुश्किल है। फूड चेन में बैक ट्रैकेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंडिया में नहीं होती। अगर आपके घर में कोई अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि किस लेवल पर उसमें अडल्ट्रेशन हुआ, वो एक्चुअल में प्रोडक्ट आया कहाँ से था, और कौन से किसान ने या कौन से मैन्युफैक्चरर ने या कौन से रिटेलर ने, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ने, कौन से ट्रक वेंडर ने इसमें मिलावट की, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा किस लेवल पे इसमें गड़बड़ी हुई। इसके अलावा अक्सर कई पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं जिसकी वजह से कई बार कोई चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि ये प्योरिटी और क्वालिटी वाला चीज़ है। इंडिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप सिमिलर नाम करके बेच सकते हो। इवन ब्रांडेड और जो ट्रेडमार्क वाली चीज़ें होती है उसमें भी कई बार सिमिलर नाम करके बेच दिया जाता है। फॉरेन प्रोडक्ट्स के नाम सिमिलर करके, सिमिलर तरह की पैकेजिंग करके भी बेच देते हैं, जो कि अक्सर इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म होनी चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी ऐसी, ये नाम था, वो नाम था, लोग स्पेलिंग को मिस कर जाते हैं। इस वजह से जानबूझ के लोग अपने घर में देख के लाते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छी कंपनी का है, पर एक्चुअल में वो नकली होता है। ये सारी चीज़ों की भी मार्केटिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट के नाम सिमिलर करके या पैकेजिंग को सिमिलर करके कोई खराब प्रोडक्ट बेच दिया जाता है और कस्टमर को पता ही नहीं चलता है कि वो असली प्रोडक्ट लेके आए या नकली। इसके अलावा कस्टमर के कंप्लेंट्स और रिड्रेसल के लिए भी कोई ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे प्रॉपर हो सके। पहले जमाने में जब कंज्यूमर फोरम का आया था कॉन्सेप्ट, तब ऐसा बोला गया था कि बहुत जल्दी इसमें फैसला होगा, पर अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के फैसले महीनों सालों चल जाते हैं और उतना किसी भी कस्टमर के पास या किसी भी ओवरऑल अथॉरिटीज़ के पास टाइम नहीं होता कि उस चीज़ों को सालों तक कंज्यूमर कोर्ट में लड़ सके। तो इसलिए इस तरह के मामले कोर्ट में जाना ही बंद हो गए। पहले ज़माने में जब कंज्यूमर कोर्ट का लॉ आया था या नॉर्म्स आए थे, तब इसको फॉलो प्रॉपरली कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक किया गया, पर बाद में ये सारी चीज़ें डाइल्यूट हो गई और आज की डेट में कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके कंज्यूमर कोर्ट के पास नहीं जाता। बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी हो जाते हैं लोगों के साथ, फिर भी लोग कस्टमर कोर्ट के पास नहीं जा पाते हैं। इसके अलावा लोग की ट्रेडिशनल बाइंग हैबिट्स भी है कि लोग अपने मसाले, ग्रेन्स और अपने खाने पीने के सामान सील सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बदले वो दुकानों में खरीदना पसंद करते हैं, जहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। लोग खुले में सामान खरीदते हैं गरीबी की वजह से भी, जिसकी वजह से ये अडल्ट्रेशन करना, मिलावट करना इंडिया में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा फूड अडल्ट्रेशन या मिलावट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनमें से आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, सबसे बड़ा दोष किसे दिया जाना चाहिए और कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।